अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो ओके करें, और फिर हम चंद मिनट वेट करेंगे बाकियों के ज्वाइन करने का। और जैसे ही सारे ज्वाइन कर लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, कल हमने रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आज मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट में दोबारा सारा कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज कर लिया जाए, रिटन फॉर्म में हो, ताकि आपको ना जो बातें बताई थी वो याद रह जाए। इसलिए आज पहले 5-10 मिनट में रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम आगे चलेंगे। और आगे हमने कार्बन रेजिस्टर्स के बारे से पढ़ना है। और ये है कार्बन रेजिस्टर, ये। तो इस कार्बन रेजिस्टर के बारे में हमने पढ़ना है। दिस इज द कार्बन रेजिस्टर। तो बाकी इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे हम। बाकियों को ज्वाइन कर लेने दें आप। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, किधर गया? अच्छा, ये है। अच्छा जी, तो हमारा आज का जो लेक्चर है उसका ताल्लुक है रेजिस्टिविटी के साथ। और कल हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी क्या होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। रेजिस्टिविटी को रो से शो किया जाता है। ये डेंसिटी का भी सिंबल होता है वैसे तो, लेकिन रेजिस्टिविटी का भी सिंबल यही होता है, इसको कहते हैं रो। RHO, रो। अच्छा, ये होती क्या है जी रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस का ही नाम है, लेकिन शर्त ये है कि मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। आपके पास तार का 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करें ये आपके पास एक तार है, इस पूरी तार की जो रुकावट होगी, उस पूरी तार की रुकावट का नाम होगा रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस तार का 1 मीटर क्यूब का डब्बा निकाल लूं, फॉर एग्जाम्पल इस तार में हम 1 मीटर क्यूब का डब्बा निकालें ऐसे करके, तो ये जो डब्बा है, फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो। तो इस तार में अगर हम ऐसा एक क्यूब निकालें, अ मीटर क्यूब, इसको आप कहते हैं अ मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो डब्बा है ये 1 मीटर क्यूब का है। इसकी लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर क्यूब का जो डब्बा है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस का नाम है रेजिस्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं, रो। ये कल भी हमने पढ़ा था। तो डेफिनेशन इसकी यही है, दैट इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। कल हमने कुछ बात ऐसे भी डिस्कस की थी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इन बातों को कंबाइन करने के बाद हमने ये कहा था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये कल हमने निकाला था रेजिस्टेंस का फार्मूला, आपको शायद याद। और अगर इस रेजिस्टेंस के फार्मूले से हम रो का फार्मूला निकालें, तो ये एरिया जो है यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और लेंथ जो है वो आर से डिवाइड हो जाती है। तो यही चीज हमने इस फार्मूले में की है कि यहाँ पर जो रो का फार्मूला है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, वो है RA/L। और यहाँ से अगर आप इसका यूनिट निकाल लें, तो यूनिट इसका निकल कर आता है ओहम मीटर। ये कैसे निकलता है, एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो आपके पास ये वाला मीटर इस मीटर स्क्वायर से मर जाएगा, और आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा ओहम मीटर। दैट्स व्हाई द यूनिट इज ओहम। और जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि वो एंट्री टेस्ट के रिलेटेड चीजें हैं, वो भी हम कर नहीं सकते।
अभी आपको वो समझ में नहीं आनी। जब एंट्री टेस्ट के लेक्चर करवाऊंगा ना तब मैं आपको ये साथ ही करवाऊंगा। ये याद रखिएगा कि आपको एंट्री टेस्ट के लेक्चर आपकी एफएससी में करवा दिए जाएंगे, सेकंड ईयर की एफएससी में, और एमसीक्यूज भी सारे। तो इस तरह से, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त है, हमारे 3-4 चैप्टर कवर होने ने, फिर मैं ना एंट्री टेस्ट के लेक्चर दूंगा। जी बच्चों, यहां तक ओके है ना? ये हमने कल पढ़ा था। सादा सी बात याद रखनी है, रेजिस्टिविटी होती है एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन 1 मीटर क्यूब का पार्ट होना चाहिए। अब वो कॉपर की हो तो कॉपर का 1 मीटर क्यूब, एल्यूमिनियम की हो तो एल्यूमिनियम का 1 मीटर क्यूब, स्टील की हो तो स्टील का 1 मीटर क्यूब, निकल की हो तो निकल का 1 मीटर क्यूब। बोले समझ आती है बात? अगर समझ आ गई तो ओके करें, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। 1 2 3, ओके बाय। चलें जी। लो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पहली बात डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। आपका मटेरियल कैसा है? फॉर एग्जांपल कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो पहली बात जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर। और आपको याद होगा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। हमने कहा था अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इनटू टेम्परेचर। तो यहां से देखें कि रेजिस्टिविटी का ताल्लुक आप किसके साथ निकाल सकते हैं? टेम्परेचर के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो साथ साथ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है, सादा सी बात है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड एरिया। तो कल मैंने बताया था कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने लेंथ और एरिया दोनों क्या रख लिए हैं? कांस्टेंट रख लिए हैं। वॉल्यूम टोटल रखा है 1 मीटर क्यूब, जिसमें लेंथ 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। चूंकि मैंने लेंथ और एरिया पहले ही कांस्टेंट रख लिया है, तो रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी था। कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कल। कंडक्टिविटी क्या है जी? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होगा तो कंडक्टिविटी। हाँ, इसके साथ मैंने आपको एक और डेफिनेशन समझाई थी, दैट वाज अबाउट कंडक्टेंस। ये कंडक्टिविटी है और वो क्या है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ है। तो कंडक्टेंस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। और क्यों रेसिप्रोकल है ये भी पता होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है वो आपको ये बताती है कि कितनी रुकावट पेश आई है, और जो कंडक्टेंस है वो ये बताती है कि कितनी आसानी पेश आई है। अब चूंकि ये बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे से ना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो रुकावट को शो करती है और जो कंडक्टेंस है वो आसानी को शो करता है, इसलिए हमने इनको बोला है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कनेक्टिविटी पर आ जाए तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप देखें कि इसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। हाँ, कल मैं ये बात बताना भूल गया था कि कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो है सिग्मा। तो ये बात याद रखनी है। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सिग्मा को। सिग्मा को हमने पहले चैप्टर में बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, बल्कि कौन है? कंडक्टिविटी है। तो ये फर्क आपने याद रखना। चलें जी, तो ये आपके पास है जी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी 1/रो। ये जो इसका फार्मूला है ना L/RA, ये कहां से आया ये देख लें जरा। क्योंकि ये 1/रो है, और रो का फार्मूला अभी ऊपर लिखा था हमने। रो का फार्मूला होता है RA/L। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई चीज अगर डिवाइड में डिवाइड हो रही हो तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास इसका फार्मूला बनना है L/RA। तो एमसीक्यूज में ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी बात मैंने कल आपको नहीं बताई थी, लेकिन ये आपने बात याद रख लेनी है, दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। कंडक्टिविटी को शो किससे करते हैं? सिग्मा से। चलिए, यूनिट्स क्या होंगे जी? यूनिट्स इसके हैं महो पर मीटर। महो पर मीटर को हम पर ओहम पर मीटर भी कह सकते हैं, पर ओहम पर मीटर। क्योंकि पर ओहम को अगर आप उल्टा करें, पर ओहम
तो पर ओहम को आप क्या बोल सकते हैं, महो बोल सकते हैं। हाँ जी, समझ रहे हैं। तो ओहम पर मीटर, पर ओहम पर मीटर, या फिर महो पर मीटर, या फिर आप इसका एक और यूनिट भी है साइमन, साइमन पर मीटर। तो बहरहाल ये कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं। हाँ, समझ गए। जो कंडक्टेंस है उसके यूनिट्स भी याद रखने हैं। कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं पर ओहम, या महो, या फिर साइमन। ये इसके यूनिट है कंडक्टेंस के। बहरहाल ये भी याद रखने हैं आपने। हाँ जी बच्चे, कोई सवाल है तो पूछें, समझ आ गया तो ओके करें। पहले भी बहुत कम लोगों ने ओके किया है, अब जिन जिन को समझ आ गया सब ओके करें, शाबाश। शेरोज तुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो साथ साथ बताई जाएगा। चलें जी चलें। ओके बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 करूंगा, 1 2 3, ओके बाय। आगे देखिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कल आपको पढ़ाया था। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ये डेफिनेशन कल मैंने समझाई थी आपको डिटेल में। एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जरूर याद रखना। फार्मूला डिराइव करके कल दिया था, अभी आप सिंपली याद रख लें। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट इंटू टेम्परेचर। और अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रो टी माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट इंटू टेम्परेचर। इन बातों को मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था, आज हमारे पास टाइम नहीं। टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन होता है? अल्फा होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का यूनिट क्या होता है? पर केल्विन। ये याद रखना है, इसका यूनिट होता है पर केल्विन। चलें जी। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ये मैंने अगली स्लाइड में आपको डिटेल में समझाने हैं। यहाँ पर इनका कोई ताल्लुक नहीं। चलें, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। 1 2 3, ओके बाय। चलें, अब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं जो लास्ट टाइम मैंने अभी आपको छुड़वाए हैं स्लाइड में। देखिएगा बेटा, आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, यानी अल्फा, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव होगी तो उसका क्या मतलब होगा, जब नेगेटिव होगी तो उसका क्या मतलब होगा, और जब जीरो होगी तो उसका क्या मतलब होगा, ये सीखना हमने। तो पहली बात हम करते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चे याद रखना, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो अल्फा पॉजिटिव होने का एक ही मतलब है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ना, अल्फा है क्या? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, के टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में कितनी चेंज आती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का काम ये बताना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का काम क्या बताना है? ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में चेंज कितना आता है। तो अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो उसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। आपको याद है ये वाली चीज तो ओमिक कंडक्टर्स में फॉलो होती है, क्योंकि ओमिक कंडक्टर्स जो हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, ये बात बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किनका होता है? तो मेटल्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड वगैरह वगैरह। दे हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर किसी बॉडी का या किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मींस कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है जी? अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, लेट से आपने जो अल्फा निकाला है दैट कम्स आउट टू बी द नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू कैसे निकल आती है? अल्फा की वैल्यू निकल आती है जी नेगेटिव। इस केस में क्या होगा जी, अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव निकल आई, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। यानी जैसे जैसे आप अपने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम। और ये होता है इन सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर्स दो ही हैं पीरियोडिक टेबल में, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन याद रख लेना, जर्मेनियम और सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है दोनों, ये बात याद रखना, कार्बन की ग्रुप में से है ये। तो ये एमसीक्यूज में कभी जिंदगी में जरूर काम आएगा, वैसे इंफॉर्मेशन बता दूं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब याद रखना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉडी की रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ जी, तो समझ में आया बच्चों? समझ में आया है तो ओके करें, नहीं आया तो सवाल पूछें जल्दी से, शाबाश। चलें जी, चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों पूछे जा सकते हैं, आपने इनको ध्यान से समझ लेना। चले बेटा स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3 गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। आगे बेटा अगली बात आपने ये भी तवज्जो से समझनी है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स वो जो बिजली गुजरने देते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स वो जो बिजली नहीं गुजरने देते, और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स जो कुछ हालात में बिजली को गुजरने देते हैं और कुछ हालात में बिजली को नहीं गुजरने देते, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो जो करंट को गुजरने देते हैं, इंसुलेटर्स वो जो करंट को नहीं गुजरने देते, और सेमीकंडक्टर्स वो जो करंट को इजीली गुजरने दे, सॉरी कभी कभी गुजरने देते हैं कभी कभी नहीं गुजरने देते। समझ आ गई? अच्छा बहरहाल जरा देखिएगा, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ, अगर अल्फा की वैल्यू 0 आएगी तो इस केस में आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, रेजिस्टेंस हैज नो रिलेशन विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को एक दूसरे से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस दैट रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब इसकी मिसाल है जी एलोएस, एलोएस क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो पहले समझ लेते हैं जी एलोए क्या होते हैं। 9 क्लास की केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा था आपने, अगर आप एक मेटल और मेटल का मिक्सचर बनाए, यानी दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें, तो क्या बन जाता है, अलोए बन जाता है। तो अलोए है जी मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन ये दोनों क्या है, एलॉयज है। ये मैंने आपको दिखाए भी हुए हैं, ये आपके पास जो तार है दिस इज मैंगनीन वायर, ये मैंगनीन की तार है। सेकंड ईयर में जब आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे ना, तो उसमें रेजिस्टेंस का एक एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें आप मैंगनीन वायर जरूर यूज करेंगे। और ये जो सिल्वर वाली तार नजर आ रही है इसका नाम है कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो ये दोनों वायर्स बनी हुई है वैसे तो आपके पास, लेकिन ये दोनों जो है वायर्स इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इनको रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहती है रेजिस्टेंस। इसीलिए दे आर आल्सो यूज टू मेक रेजिस्टर्स, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बदलती ही नहीं है, तो हम इनकी मदद से क्या बनाते हैं, रेजिस्टर्स बनाते हैं, ताकि सेफ रह सके। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टर तबाह भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है, छोटा सा फट भी सकता है पटाखे की तरह। इसलिए हम ऐसी कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टर पे कोई फर्क ना पड़े या बहुत कम फर्क पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें रेजिस्टेंस का कोई भी ताल्लुक नहीं होता टेम्परेचर के साथ। जी बच्चे, ये भी बड़ी सादा सी बातें हैं, कोई टेक्निकल बातें नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल में भी लेकर जाता। तो अगर समझ में आ गया तो ओके करें, मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ, कोई सवाल है तो मेरे से पूछें जल्दी से। हाँ ओके चलें बेटा, स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3, ओके बाय। चलें बच्चे, अब हमने करने हैं एमसीक्यूज, क्या करने हैं, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज देखिएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा,
ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन, कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो बेटा पहली बात है नेचर, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है डायमेंशन और चौथा है बोथ ए एंड बी। अभी मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी का ताल्लुक किसके साथ होता है? कंडक्टिविटी का जो ताल्लुक है वो होता है रेजिस्टिविटी के साथ। कंडक्टिविटी का ताल्लुक होता है रेजिस्टिविटी के साथ। तो रेजिस्टिविटी नेचर पर भी डिपेंड करती है, मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, लेकिन डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका बेस्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, यानी नेचर पर भी डिपेंड करेगी और मटेरियल पर भी डिपेंड करेगी। चलें जी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें इसका, 1 2 3 ओके बाय। चलें अगला सवाल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। अब अगर आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला पढ़ा हो तो उसका फार्मूला है आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट टी। लेकिन अल्फा का फार्मूला तो ये भी है, रो रो टी माइनस रो नोट डिवाइड बाय रो नोट टी। तो बेटा आप इसमें से क्या आंसर करेंगे? यस बिल्कुल आसान सा है, इसका ऑप्शन सी है। बोथ ए एंड बी दोनों फार्मूले बनते हैं इसके। चलें स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें जल्दी से, 1 2 3 चलें जी। इसके ऊपर बाद में आते हैं। देखें भाई, इफ द एरिया ऑफ द वायर बिकम डबल एंड रेजिस्टेंस बिकम हाफ, व्हाट अफेक्ट टू द रेजिस्टिविटी। अगर आपके पास एरिया डबल हो गया और रेजिस्टेंस हाफ हो गई तो बताएं कि रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जी बताएं। इसका जवाब सारे देंगे बच्चे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पर और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ना तो यहाँ नेचर चेंज हुई है ना यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझ रहे हैं? तो रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, 1 2 3 ओके बाय। अगला सवाल जी, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज लार्ज, अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो आपने इन दिए गए ऑप्शन में से आंसर चूज करना है जी। करें जरा चूज, क्या ऑप्शन होगा इनमें से? सी कैसे होगा भाई? अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, देखे ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रो एल ओवर ए। तो यहां से पता चलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो करंट को जल्दी फ्लो नहीं करने देगा, तो वो कैसा कंडक्टर होगा? पुअर कंडक्टर होगा। अगर होता ना कि रेजिस्टिविटी इज इंफिनिटी तो फिर रेजिस्टेंस भी इंफिनिटी होती, तो फिर इसका आंसर कौन होता? इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस इंफिनिट होती है। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 करूंगा, 1 2 3 ओके बाय। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, तो ये कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी नहीं है। चूज करें इसका आंसर जी। जी बच्चों जवाब दो, सो गए हो? नहीं तो नेक्स्ट टाइम से फिर मैंने एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करवाया करने, जवाब तो देते नहीं हो आप लोग।
ए बी देखें बेटा, कंडक्टेंस का यूनिट होता है पर ओहम, ठीक है। और पर ओहम को आप ओहम की पावर -1 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करें तो मोहो बनेगा। इसका एक यूनिट साइमन भी है, क्योंकि ओहम इनवर्स है तो ओहम को उल्टा कर दें तो ये भी बनता है आपके पास। तो आपके पास ये सारे यूनिट्स कंडक्टर्स के हैं। तो अगर गिवन ऑप्शन में दिया जाए तो ऑल ऑफ दीज बनता है। मोहो भी यूनिट है, साइमंस भी यूनिट है, ये ओहम उल्टा किया हुआ है। ओहम इनवर्स जब है तो उसको उल्टा करेंगे तो आपके पास यही बनेगा ना। तो इसलिए ये भी आपका जो है वो यूनिट है। तो बहरहाल तीनों ही आपके यूनिट्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। लो बच्चों, अब हमने पढ़ना है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग जरा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। 9 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना, अभी ज्वाइन करना है अभी। तो दोबारा ज्वाइन करें जरा जल्दी से।